हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। हम देख रहे थे आपका ऑब्व्यू पर बेसिक क्लास, जिसमें हमने पिछली क्लास में ऑब्व्यू के बारे में जाना था। ऑब्व्यू क्या है, इसके टाइप्स क्या है और ऑब्व्यू का हम कैसे जोड़, घटाव, गुणा करते हैं, ये सब हमने पिछली क्लास में देख लिया है। अब ऑब्व्यू के जो प्रकार है उसमें कुछ और टाइप्स के ऑब्व्यू होते हैं, जिसके बारे में हम आज कुछ ऑब्व्यू को चर्चा करेंगे और कुछ को नेक्स्ट में हम जानेंगे कि और क्या क्या ऑब्व्यू हैं, मैट्रिक्स हैं, उनके कितने प्रकार हैं, किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये परिवर्त ऑब्व्यू पर है और परिवर्त ऑब्व्यू से रिलेटेड और जो ऑब्व्यू बनते हैं उसको आज हम समझेंगे और इस पर कुछ प्रमेय हैं उसको भी हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परिवर्त ऑब्व्यू ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो जिसको मैंने पहले से इसकी जो डेफिनेशन है इसको लिख के रख लिया हूँ। पहले मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर आपको समझाते हैं कि है क्या चीज़। देखिए, यदि किसी ऑब्व्यू ए की पंक्तियों को स्तंभों में, ठीक है, तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ऑब्व्यू दिए गए ऑब्व्यू ए का परिवर्त ट्रांसपोज ऑब्व्यू कहते हैं तथा इसे ए डैश या ए की ए टी, इसको ए टी बोलेंगे, ए की पावर टी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऊपर में लिखा है, तो इसको ए टी पढ़ेंगे। ए टी माने इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, तो ए टी से निरूपित करते हैं। तो इसका कहने का मतलब कोई हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स की यदि पंक्तियों के जितने भी एलिमेंट हैं उसको हम स्तंभ में रख दें या स्तंभ में जितने भी एलिमेंट हैं उसको हम पंक्ति में रख दें, तो जब परिवर्तित करने के पश्चात जो हमको ऑब्व्यू मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा, वह हमारा परिवर्त ऑब्व्यू ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स लिया है ए, जिसके रो के एलिमेंट है 2 3 0 और R2 के एलिमेंट है 5 -1 2। R1 के एलिमेंट ये हो गए 2 3 0 और R2 के एलिमेंट हो गए आपके 5 -1 2। तो इसकी अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो देखिए ये R1 और R2 दो ही रो हैं और कॉलम C1 C2 C3, यानी दो रो हो गए और तीन क्या हो जाएंगे इसके कॉलम, तो 2 क्रॉस 3 इसकी क्या हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगी। तो हमने डिफिनेशन में देखा कि परिवर्त ऑब्व्यू क्या होगा, तो जब पंक्ति के एलिमेंट को स्तंभ में चेंज करेंगे और स्तंभ के एलिमेंट को पंक्ति में चेंज करेंगे। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन मैट्रिक्स हो गया। अब इसको हम चेंज करते हैं परिवर्त ऑब्व्यू में, तो देखिए ए डैश ए टी क्या हो जाएगा, रो के एलिमेंट देखिए इसके क्या है 2 3 0, तो इसको हमको कॉलम में रखना है। तो देखिए 2 3 0 ये रो में है तो इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया 2 3 0। R2 में है 5 -1 2, तो इसको मैं क्या कर दिया C2, माने R को माने रो को किस में चेंज कर दें आप, कॉलम में, तो रो को कॉलम में रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 -1 2। यानी ऐसे जो लिखा हुआ है उसको क्या करना है, जो क्षैतिज रेखा में लिखा हुआ है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा में एलिमेंट को क्रम से लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो मैट्रिक्स ए है उसका परिवर्त मैट्रिक्स ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगा हमारा 2 5 3 -1 0 2, और इसकी जो ऑर्डर होगी 3 क्रॉस 2 होगा क्योंकि रो इसकी क्या हो जाएगी R1 R2 R3, इसमें 3 रो बनेंगे और इसमें कॉलम कितने होंगे, 2, C1 C2 दो कॉलम हो जाएंगे, तो इसकी ऑर्डर हो जाएगी 3 क्रॉस 2। ठीक है, चलिए इसमें और आगे समझते हैं इसका व्यापक रूप जो जर्नल फॉर्म होता है, इसको हम जर्नल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए एक मैट्रिक्स है जिसको हमने मान लिया A = AIJ, जिसकी ऑर्डर है M क्रॉस N। ठीक है, ये हमारा डिनोट करने का एक तरीका होता है, किसी भी मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं। जब इसका हम परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A डैश इक्वल हो जाएगा A डैश, ठीक है, IJ M क्रॉस N। अब आपको पता है कि A डैश का मतलब ये कि पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है और स्तंभ को पंक्ति में चेंज करना है, रो को कॉलम और कॉलम को रो में। तो यहाँ पर A डैश IJ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा AJI, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर I जो लिखा है ये रो को बताता है और J जो है कॉलम को बताता है। तो जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे, तो जो कॉलम को बता रहा है
जो रो को बता रहा है वो क्या करेगा, कॉलम को डिनोट करेगा, और जो कॉलम को डिनोट कर रहा है वो क्या करेगा, रो को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे उसकी क्या हो जाएगी, चेंजेस हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो मैट्रिक्स ए है उसका परिवर्त क्या हो जाएगा, ए डेस हो जाएगा, और उसको हम लिख सकते हैं ए जे आई एन क्रॉस एम। इसकी ऑर्डर भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि एम यहाँ पर पंक्ति था तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा एम। एन यहाँ पे स्तंभ था तो ये किस में हो जाएगा, पंक्ति में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसको जर्नल फॉर्म में बता सकते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स है उसका परिवर्त मैट्रिक्स जो होगा, परिवर्त आव्यूह जो होगा इस तरह से होगा। ठीक है, ए डेस इक्वल ए जे आई एन क्रॉस एम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट में ये उसके ऑर्डर पर एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या, कि कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसकी ऑर्डर मान लिया जाए पहले से हमको दिया हुआ है एम क्रॉस एन, यानी एम पंक्ति की संख्या एन कॉलम की संख्या, तो उसका जो परिवर्त आव्यूह होगा उसकी ऑर्डर हो जाएगी एन क्रॉस एम, यानी एन पंक्ति हो जाएंगे और एम स्तंभ हो जाएंगे। पहले देखिए हमारा मैट्रिक्स था, उसकी ऑर्डर था एम क्रॉस एन, एम पंक्ति एन स्तंभ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब उसको परिवर्त निकालेंगे तो एन क्या हो जाएगा, पंक्ति हो जाएगा, और एम क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, एक मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स मान लिया ए इक्वल ए आई जे, जिसकी ऑर्डर है 4 5 तक, यानी उसमें 4 रो हैं और 5 क्या है, कॉलम है। तो इसकी परिवर्त क्या हो जाएगा, ए डेस इक्वल ए आई जे, तो इसकी 5 पंक्ति हो जाएंगे और 4 क्या हो जाएंगे, कॉलम हो जाएंगे। पहले क्या था, 4 पंक्ति था, 5 कॉलम थे, अब 5 पंक्ति और 4 कॉलम हो जाएंगे जब इसका हम परिवर्त करेंगे तो। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो आव्यूह है उसका हम परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं परिवर्त आव्यूह से रिलेटेड कुछ प्रमेय हैं जिसको हम समझते हैं। देखिए, परिवर्त आव्यूह पर कुछ प्रमेय, सम थ्योरम्स ऑन ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक पहले हम देखते हैं, यदि एक कोई आव्यूह है, कोई आव्यूह का मतलब किसी तरह के भी आव्यूह हो सकते हैं। यहाँ पे जितने प्रकार के हमने आव्यूह पढ़ा हुआ है, मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है, उसमें से कोई भी मैट्रिक्स हो सभी पर ये लागू होगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमको बताता है कि एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ठीक है, इसका परिवर्त निकालेंगे और फिर परिवर्त निकालेंगे, यानी कोई मैट्रिक्स दिया है ए, उसका एक बार ट्रांसपोज निकाल के पुनः हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमको प्रारंभिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। ये प्रमेय नंबर 1 बोलता है। क्या बोलता है कि यदि कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हमको, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के पुनः एक बार ट्रांसपोज माने डबल ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमको दिया जो मैट्रिक्स है, पहले से जो दिया गया है वही मैट्रिक्स हमको मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो थ्योरम है ये हमको बोलता है, मान लिया जाए ए और बी कोई मैट्रिक्स है, माने कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है इसमें, तो उन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाए और जोड़ के परिवर्त निकालें। वो इक्वल होगा, पहले हम उस जो दो मैट्रिक्स दिया है ए उसका परिवर्त निकालें और बी का परिवर्त निकालें फिर जोड़ें। मेरे बातों को समझिएगा, थ्योरम नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है कि ए और बी कोई मैट्रिक्स है, कोई आव्यूह है, तो उन दोनों आव्यूह को, उन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दें और जोड़ने के बाद उसका परिवर्त निकालें। वह इक्वल होगा, पहले क्या करें, आव्यूह ए दिया है उसका परिवर्त निकाल लीजिए, आव्यूह बी दिया है उसका परिवर्त निकाल लीजिए, फिर उसको जोड़ दीजिए। यानी परिवर्त आव्यूहों का योग दोनों के योग के परिवर्त के बराबर होता है। ठीक है, को ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं, दो मैट्रिक्स के परिवर्त का योग, यानी पहले परिवर्त निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, उसका योग करेंगे और उन दोनों के योग के परिवर्त के बराबर होता है। पहले योग करके फिर उसका हम क्या कर देंगे, परिवर्त निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, तो वो आपस में क्या होगा, इक्वल होता है। ठीक है, थ्योरम नंबर 3 बोलता है ए और बी कोई हमको मैट्रिक्स दिया है, उन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल, उन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज इक्वल होगा, जो हमको पहले मैट्रिक्स दिया है तो बी मैट्रिक्स का गुणनफल बी परिवर्त मैट्रिक्स का गुणनफल ए परिवर्त मैट्रिक्स के गुणन के माने के साथ गुणा करेंगे उसके इक्वल होता है। इसका मतलब ये है
कि ए और बी कोई मैट्रिक्स दिया है, पहले उन दोनों का गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद उसका परिवर्त निकाल लिए तो वह इक्वल होगा पहले जो मैट्रिक्स दिया है उन दोनों का पहले परिवर्त निकाल लीजिए और फिर उसका आप मल्टीप्लाई करिएगा बी का मल्टीप्लाई ए के साथ। यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्रम को कि बी का हमको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। अगर मान लिया जाए हम पहले एक माने परिवर्त आव्यूह ए का मल्टीप्लाई अगर परिवर्त आव्यूह बी के साथ करते हैं तो वह इक्वल नहीं होगा। ठीक, इसको हम पुनः समझते हैं। दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो दो मैट्रिक्स के गुणनफल का परिवर्त बराबर होता है दूसरे मैट्रिक्स के परिवर्त का गुणनफल पहले मैट्रिक्स के परिवर्त के गुणनफल के पहले मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, पुनः मैं इस बात को बोलता हूँ, दो मैट्रिक्स दिया है, उन दोनों मैट्रिक्स के गुणनफल का परिवर्त, ठीक है, दूसरे मैट्रिक्स का परिवर्त का गुणा पहले मैट्रिक्स के परिवर्त के साथ, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट दोनों मैट्रिक्स का, दोनों आव्यूह का गुणनफल का परिवर्त बराबर नहीं होता है पहले पहले मैट्रिक्स के परिवर्त या पहले आव्यूह का परिवर्त का गुणा दूसरे आव्यूह के परिवर्त के गुणा के साथ। यहाँ पे क्रम को ध्यान रखेंगे कि ए बी का परिवर्त इक्वल होगा जब बी डैश का माने बी के परिवर्त का गुणा ए के परिवर्त के साथ करेंगे। बट अगर पहले एक का परिवर्तक ए के परिवर्त का गुणा अगर बी के साथ करते हैं तो वह इक्वल नहीं होगा, यानी दूसरे को पहले लेना है और पहले के साथ उसका गुणा करना है तभी ये इक्वल होगा। अगर पहले को लेते हैं और दूसरे के साथ करते हैं तो ये आपस में इक्वल नहीं होगा उसका गुणनफल। ठीक है, ये थ्योरम नंबर 3 बोलते हैं। थ्योरम जो 4 है ये हमको ये बताता है कि यदि कोई मैट्रिक्स है ए तो उस मैट्रिक्स में देखिए के यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स दिया है ए, उस मैट्रिक्स में अगर पहले हम कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर दें, कांस्टेंट टर्म यानी 1 2 3 जो भी है एंड सो ऑन, तो पहले हम क्या करें, किसी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका परिवर्त निकालें, या पहले हम उस आव्यूह का परिवर्त निकाल लें फिर उस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करें, दोनों आपस में इक्वल होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई मैट्रिक्स दिया है, उस मैट्रिक्स में पहले हम कोई कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके बाद उसका परिवर्त निकालें, या पहले हमको जो मैट्रिक्स दिया है उसका परिवर्त निकाल के उसमें कांस्टेंट टर्म का अगर मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यह हमको ये थ्योरम बोलता है, थ्योरम नंबर 4। ठीक है, तो ये परिवर्त पर कुछ प्रमेय हैं, इसमें कुछ और बातें हैं जिसको हम आगे देख लेते हैं। देखिए, मान लिया जाए हमको जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, हमको जो आव्यूह दिया हुआ है वो किस तरह के आव्यूह है, पंक्ति आव्यूह है। पंक्ति आव्यूह कहने का मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या होती है, एक होती है। तो जब उसका हम परिवर्त निकालेंगे तो किस में चुन जाएगा, स्तंभ आव्यूह में, यानी जिसमें ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ कॉलम की संख्या एक हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने एक मैट्रिक्स लिया है जिसके एलिमेंट है कैसा मैट्रिक्स लिया है, पंक्ति आव्यूह। ठीक है, जिसका एलिमेंट है 1 5 4 3। तो इसकी अगर ऑर्डर की बात करें तो ये हो जाएगा 1 क्रॉस 4। ठीक है, तो इसका जब हम परिवर्त निकालेंगे ए डैश, तो देखिए ये मैट्रिक्स हो जाएगा जिसके एलिमेंट होंगे 1 5 4 3, और इसके अगर ऑर्डर की बात करूं तो ये 4 क्रॉस 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं चूंकि इसमें एक ही पंक्ति है तो ये पंक्ति आव्यूह है। जब इसका हमने ट्रांसपोज निकाल दिया तो इसमें एक स्तंभ बन गया, यानी ये क्या हो गया, स्तंभ आव्यूह। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पंक्ति आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, स्तंभ आव्यूह होता है। ठीक है, देखिए इसी को उल्टा भी बोल सकते हैं, स्तंभ आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, पंक्ति आव्यूह होता है। कोई पहले से स्तंभ आव्यूह दिया है उसका अगर जब परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पंक्ति आव्यूह में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा, यदि आव्यूह ए की कोटि m क्रॉस n है तो परिवर्त आव्यूह ए डैश की कोटि n क्रॉस m होगा। इसको हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले और देखा हुआ था, पुनः इसको हम जर्नल फॉर्म में समझते हैं इसको। तो देखिए एक कोई मैट्रिक्स है C = Cij जिसकी ऑर्डर है m क्रॉस n, तो इसकी जो परिवर्त होगा C डैश इक्वल ये हो जाएगा C डैश ij m क्रॉस n। ठीक है, तो यहाँ पे C का परिवर्त जो होगा
तो ये क्या हो जाएगा CJI और इसकी ऑर्डर हो जाएगी n क्रॉस m। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से पुनः एक बार समझ लेते हैं। जैसे एक X कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है AD BE CF 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, इसका परिवर्त निकालना है, यानी रो को हमको क्या करना होगा, कॉलम में रखना होगा। देखिए इसकी R1 है AD, तो इसकी C1 हो जाएगा AD, R2 है BE तो इसकी C2, यानी R कहने का मतलब रो पंक्ति, C कहने का मतलब कॉलम स्तंभ। ठीक है, तो इसके पंक्ति है, पहले पंक्ति में AD तो पहले कॉलम में हो जाएगा AD, दूसरे पंक्ति है BE तो दूसरे कॉलम में हो जाएगा BE, और तीसरे पंक्ति में है CF तो तीसरे कॉलम में हो जाएगा C का F। और इसकी जो ऑर्डर हो जाएगी 1 2, रो में 2 है और 1 2 3 3 कॉलम है, तो इसकी ऑर्डर हो जाएगी 2 क्रॉस 3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई हमको आव्यूह A है जिसकी ऑर्डर मान लिया जाए m क्रॉस n। m क्रॉस n कहने का मतलब mn क्या है, 1 2 3 से लेकर क्या है n1, जहाँ तक हम ले जा सकते हैं वहाँ तक ये चलता है। ठीक है, तो m और a हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, मानते हैं। ये क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है क्योंकि ये चर फॉर्म में है m और n। ठीक है, तो किसी भी को व्यापक रूप में बताने के लिए, बड़ी रूप में बताने के लिए हमको क्या करते हैं, उसको चर फॉर्म में लिखते हैं। तो इसीलिए इसके ऑर्डर को यहाँ पे चर फॉर्म में हमने लिखा है। हालांकि डिजिट में, अंकों के फॉर्म में भी हमने इसको समझ लिया संख्यात्मक रूप में कि कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है, तो यदि कोई मैट्रिक्स A जिसकी ऑर्डर m क्रॉस n है, तो जब उसका परिवर्त निकालेंगे तो उसकी ऑर्डर चेंज हो जाएगी n क्रॉस n, यानी पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ क्या हो जाएगा, पंक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा परिवर्त आव्यूह है, तो परिवर्त आव्यूह पर आधारित कुछ और आव्यूह हैं, यानी परिवर्त आव्यूह पर आधारित कुछ और आव्यूह के प्रकार हैं। अब उसको हम समझते हैं। तो पहला प्रकार में आता है सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, तो इसका डिफिनेशन पहले हम समझते हैं। यह है किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त। अब यहाँ पे बात को समझिएगा, अभी तक हम देख रहे थे, मान रहे थे एक कोई आव्यूह है एनी मैट्रिक्स, यानी कोई आव्यूह एनी मैट्रिक्स कहने का मतलब जितने हमने मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ा है और जितने मैट्रिक्स के प्रकार हैं उन सभी के लिए वह थ्योरम्स लागू होंगे। बट सममित आव्यूह जो है इसमें कंडीशन दे दिया है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह कहने का मतलब एक ऐसा आव्यूह जिसकी ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम हो कहने का मतलब ये है कि उसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर होना चाहिए। तो जब किसी मैट्रिक्स की पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या, रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर इक्वल हो जाए तो वह हमारा वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो जो सममित आव्यूह होगा ओनली एंड ओनली किसके लिए होगा, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होगा, अन्य मैट्रिक्स के लिए यह लागू नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आप समझेंगे। यहाँ पे कंडीशन दे दिया वर्ग आव्यूह, जबकि हमने थ्योरम्स पढ़ा पहले उसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ था। उसमें ओनली यह बोला था कि कोई मैट्रिक्स माने एनी मैट्रिक्स, कोई आव्यूह, कोई भी आव्यूह को हम ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है हमको सिर्फ वर्ग आव्यूह ही लेना है। ठीक है, तो देखिए इसकी डिफिनेशन है सममित आव्यूह की, किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त उसी आव्यूह के समान हो। समान हो कहने का मतलब क्या क्या समान होना चाहिए, सभी अव्यय एवं क्रम, एलिमेंट एंड ऑर्डर। ठीक है, समान हो तो सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यह बोलना ये चाह रहा है कि यदि कोई वर्ग आव्यूह दिया है, उस आव्यूह का जब हम परिवर्त निकालेंगे तो जो हमारा परिवर्त निकालने पर जो मैट्रिक्स मिलेगा वह मैट्रिक्स हमारे जिस क्वेश्चन मैट्रिक्स है जिसको हम लेकर सॉल्व कर रहे हैं उसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, तब वह क्या होगा, सममित आव्यूह होगा। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, मान लिया जाए ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब इसका हम परिवर्त निकालें तो ए के ही इक्वल आ जाए, तो ये जो ए जो होगा हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह होगा। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, एक्स कोई मैट्रिक्स है जिसकी रो के एलिमेंट है 1 4 3 4 0 2 3 2 -1। जब इसके हम ऑर्डर की बात करें तो इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, तो इसकी ऑर्डर हो जाएगी 3 क्रॉस 3।
अब इसका हम परिवर्त निकालते हैं तो x कोई हमारा मैट्रिक्स है, ये है मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका परिवर्त x डैश होगा। तो देखिए इसकी रो में है, पहले रो में है 1 4 3, तो इस रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं। देखिए तो 1 4 3, तो ये हो जाएगा कॉलम में 1 4 3। रो 2 में है 4 0 2, तो C2 में इसको चेंज कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे तो 4 0 2। R3 में है, रो 3 में है 3 2 -1, तो कॉलम 3 में क्या हो जाएगा 3 2 -1। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की जब कंपेयर करते हैं, इसको रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया पहले, अब इन दोनों की कंपेयर करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या होता है, इसकी रो की बात करें तो 1 4 3, इसकी भी रो 1 4 3, 4 0 2 4 0 2, 3 2 -1 3 2 -1। तो देखिए इसके सारे एलिमेंट, एक्स के सारे एलिमेंट और उसके परिवर्त का सारा एलिमेंट क्या है, आपस में इक्वल है, एक जैसे हैं, सेम है। अगर इसकी ऑर्डर की बात करूं तो 3x3 है, इसकी भी ऑर्डर की बात करूं तो 3x3 है। तो हमारा जो डेफिनेशन बोलता है कि कोई वर्ग आव्यूह दिया है और उसका परिवर्त निकाले तो उसी आव्यूह को समान हो जाए सभी अव्यय और क्रम, तब जो मैट्रिक्स मिलेगा वह हमारा क्या कहलाएगा, तो हमको जो मैट्रिक्स दिया है मिलेगा नहीं, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वह मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी यहाँ पर मैट्रिक्स एक्स जो है हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह जस्ट इसके अपोजिट है, अपोजिट है कहने का मतलब साइन का अपोजिट होगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इसके लिए भी एक कंडीशन है वर्ग आव्यूह का। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त उसके ऋण आव्यूह के समान हो। ठीक है, यहाँ पे ऋण आ जाता है सामने में, देखिए समान हो तो वह विषम सममित स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। विषम सममित आव्यूह स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिया है, इसका जब हम परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, विषम सममित आव्यूह कहलाएगा, माने माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तभी वह क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होता है, एग्जाम्पल समझते हैं। बी हमको कोई मैट्रिक्स दिया है जिसके एलिमेंट है 0 5, रो में एलिमेंट है पंक्ति में 0 5 -2 -5 0 3 2 -3 0, इसकी ऑर्डर हो जाएगी 3x3। ठीक है, इसकी ऑर्डर हो जाएगी 3x3, ऑर्डर मैंने लिख पाया था। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसका परिवर्त निकालते हैं बी डैश। तो देखिए 0 5 -2 पंक्ति में है, पहले पंक्ति में, तो इसको पहले कॉलम में रखेंगे। देखिए 0 5 -2 चेंज कर दिया मैंने। दूसरा पंक्ति -5 0 3, तो इसको दूसरे कॉलम में रख दिया -5 0 3, क्योंकि हमको क्या करना है, पंक्ति को कॉलम में चेंज करना है, सॉरी पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है। देखिए तो रो 3 है आपका, तीसरा रो है 2 -3 0, तो तीसरा आपका कॉलम क्या हो जाएगा, 2 -3 0, यानी इसको ऐसे चेंज करना है, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ऐसे जाना है, ऐसे चेंज कर देना है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो हमारा परिवर्त जो मैट्रिक्स आव्यूह निकला, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकला, अब इससे मैं क्या करता हूँ, ये सारे एलिमेंट से माइनस कॉमन लेता हूँ, ये सारे एलिमेंट से माइनस कॉमन लूंगा तो 0 से कॉमन लूंगा, 0 ही रहेगा। -5 से लूंगा तो +5 हो जाएगा, 2 से लूंगा तो -2 हो जाएगा, 5 से लूंगा तो -5 हो जाएगा, 0 से माइनस बाहर दिए तो 0 ही रहेगा, -3 से लूंगा तो +3 हो जाएगा, -2 से +2, 3 से -3, 0 से कुछ परिवर्तित नहीं हो तो 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इसकी ऑर्डर क्या है, इसकी भी ऑर्डर है 3x3, इसकी भी ऑर्डर है 3x3। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो बी डैश जो हमको मिला ये, और ये जो बी है, इन दोनों की कंपेयर करिए, तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों की कंपेयर जब करेंगे तो 0 5 -2 0 5 -2 -5 0 3 -5 0 3 2 -3 0 2 -3 0, यानी इसके एलिमेंट क्या हो गए, सेम हो गए। यानी इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, लेकिन पहले से माइनस क्या है, बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। इसके जगह मैं इस बी को लिख सकता हूँ, ये लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, -बी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक आप मैट्रिक्स लिया बी, जब इसका मैं परिवर्त निकाला तो परिवर्त निकालने पर ये क्या हो रहा है, -बी आ रहा है। यानी
आपने डेफिनेशन में देखा कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप परिवर्त निकालें और ऋण आव्यूह बन जाए, यानी ऋण माइनस साइन बाहर कॉमन लेना पड़े तब वो इक्वल हो, माने उसको बी रख दें तो ऋण आव्यूह बन जाए, माइनस आ जाए, तब वहाँ जो है हमारा क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी डेस इक्वल क्या हो रहा है, माइनस बी हो रहा है, या इसको लिख सकते हैं बी इक्वल माइनस बी डेस। सो अतः यहाँ पे बी जो हमारा होगा, ये जो बी जो होगा ये हमारा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, विषम सममित आव्यूह होगा, ये वाला बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने विषम सममित आव्यूह भी समझ लिया। एक इसी में होता है अगला आपका लांबिक आव्यूह, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए लांबिक आव्यूह क्या होता है, ये भी एक स्पेशल आव्यूह के लिए, स्पेशल मैट्रिक्स के लिए है, किसके लिए, वर्ग आव्यूह के लिए ही लागू होगा इसमें भी। ठीक है, तो ए कोई वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यदि ए कोई मैट्रिक्स दिया है और उसका हम परिवर्त निकाल लें, कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसका परिवर्त निकाल लें, तो ए मैट्रिक्स और उसका परिवर्त का मल्टीप्लाई, ए का उसके परिवर्त के साथ मल्टीप्लाई, या तथा ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है, उसका गुणनफल उसके परिवर्त के साथ, ठीक है, तथा उसके परिवर्त का गुणनफल उस आव्यूह के साथ जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इकाई आव्यूह मिलना चाहिए। आई मतलब इकाई आव्यूह। कोई मैट्रिक्स ए दिया है, उसका गुणा उसके परिवर्त के साथ, तथा उस परिवर्त मैट्रिक्स का गुणा उस परिवर्त मैट्रिक्स से गुणा उस मैट्रिक्स के साथ करें, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो, क्या मिल जाए हमको, यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए, इकाई आव्यूह मिले, तब जो हमारा मैट्रिक्स होगा वह क्या कहलाएगा, लांबिक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, लांबिक आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, तो उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उसके परिवर्त के साथ या परिवर्त का मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के साथ, तो दोनों हमको क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, इकाई आव्यूह आ जाए, तो वह जो मैट्रिक्स जो दिया गया मैट्रिक्स होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लांबिक आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इकाई आव्यूह क्या होता है, तो इकाई आव्यूह वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण की अवयव एलिमेंट एक हो, तो बाकी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, इकाई आव्यूह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप इकाई आव्यूह समझिए, जैसे एक इकाई ये 1001, ये इकाई आव्यूह आई 2x2 का। ठीक है, इकाई आव्यूह कहने का मतलब उसके जो मुख्य विकर्ण होंगे उसके एलिमेंट 1 होंगे और बाकी जितने भी एलिमेंट हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे, 0 0 होंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे इकाई आव्यूह। ये क्या होता है, मैंने आपको आव्यूह के जो प्रकार के जो बेसिक क्लास है उसमें आपको पूरी तरह से मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो परिवर्त हम पढ़ रहे थे, परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह हमने देखा क्या होता है, परिवर्त आव्यूह पर फिर उसके हमने कुछ प्रमेय देखे। ठीक है, और फिर उसके बाद परिवर्त आव्यूह पर आधारित कुछ और मैट्रिक्स हैं, कुछ और आव्यूह हैं, सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, लांबिक आव्यूह, ये सब आज की क्लास में हमने देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हमारा रहेगा संयुग्मी आव्यूह पर आधारित के कुछ प्रकार से रहेंगे और संयुग्मी आव्यूह को समझेंगे कि वो क्या होता है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई जानकारी के साथ।